ये हमारा हिस्ट्री का आगे लेक्चर है और इसमें आज हम दो टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। जो दो टॉपिक होगा उसमें पहला टॉपिक है प्लासी का युद्ध और दूसरा टॉपिक है बक्सर का युद्ध। ये दोनों टॉपिक यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि इससे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वनडे एग्जामिनेशन में भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन उसका वेटेज देखा जाए और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत कम है। और हम जहाँ तक कह सकते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा वेटेज जो कि यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में एनालिटिकल अप्रोच के साथ हमें देखने को मिलता है। और उसमें हमें एनालिसिस के साथ एक ट्रेंड हमने क्या देखा है कि उसमें जो पूछता है वो इस प्रकार से है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि क्यों प्लासी का युद्ध लड़ा गया और उसके बाद क्यों बक्सर का युद्ध होता है और इन दोनों का परिणाम भारत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या हुआ, इसके आगे किस तरीक़ा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को भारत में स्थापित कर पाती है और किस तरीक़ा से एक पॉलिटिकल कंट्रोल का हम शुरुआत करें ओवर द इंडियन टेरिटरी। और स्पेशली जो बंगाल सूबा था उस समय में, वो बंगाल सूबा प्रेजेंट डे अगर हम आज देखें तो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इधर बिहार और उड़ीसा, ये सब उस समय में बंगाल के अंदर आता था और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसको लेकर यूपीएससी में पिछले कई सालों में कई सारे क्वेश्चन मेंस में आया। हालांकि हमें टू द पॉइंट हमें डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला है, लेकिन इसके आगे जब हम बात करें तो स्टेट पीसीएस में उसमें जो मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो स्टेट पीसीएस में प्रीलिम से पूछे गए हैं, डेट से पूछे गए हैं और जो ज़्यादातर हैं वो पूछे गए हैं कि किसने लीड किया है, वो चाहे तो ब्रिटिश साइड से हो या फिर वो इंडियन साइड से हो, इंडियन रूलर्स कौन कौन थे या फिर ब्रिटिश रूलर्स कौन कौन थे। तो हम सबसे पहला लेके चलते हैं कि प्लासी का युद्ध, जिसे हम इंग्लिश में बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, प्लासी का युद्ध, इसे लिख लेते हैं प्लासी का युद्ध। ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्यों प्लासी का युद्ध हमें क्यों पढ़ना है। हालांकि इससे बहुत पहले, इससे कई साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली लगभग अगर हम कहें तो 150 साल पहले ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके थे, लेकिन उनका जो उस समय महत्वपूर्ण हम कहें जो सोच था, वो सोच एक तरह से हम इकोनॉमी के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल कंट्रोल भारत पे पॉलिटिकल कंट्रोल न के बराबर करने का था। लेकिन ये युद्ध ऐसा युद्ध है जो एक लैंडमार्क साबित हुआ, ब्रिटिश इंडिया में एक लैंडमार्क साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे क्या करते हैं, तो वो एक अपना आधिपत्य राजाओं को अपने अंदर, पपेट रूलर, इसके आगे हम जब पढ़ेंगे देखेंगे कि किस तरीक़ा से पपेट रूलर का भी जो कंसेप्ट आता है, कठपुतली नवाब जिसको हम कहेंगे बंगाल में, हम देखेंगे कि मीर जाफ़र को, जो सिराजुद्दौला का काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर, आर्मी कमांडर था, वो किस तरीक़ा से सिराजुद्दौला को धोखा देता है और उसके आगे फिर उसे बंगाल का नवाब बनाया जाता है। हालांकि वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है और 1760 ईस्वी में उसे हटाकर मीर कासिम को दोबारा लाया जाता है। वो भी, उसको भी पपेट रूलर की तरह ही लाया जाता है, लेकिन उसको भी 3 साल के बाद 1760 से 1763 तक मीर कासिम को रखा जाता है बंगाल के नवाब के गद्दी पर, लेकिन 3 साल के बाद उसको हटा के एक बार फिर 1763 से लेके और 1765 तक एक बार फिर मीर जाफ़र को दोबारा से बंगाल के गद्दी पे लाया जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा डेट के साथ देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध। इसका डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डेट है वो क्या है, तो वो है 23 जून 1757, 23 जून 1757, ये तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टेट पीसीएस में हालांकि देखा गया है कि वो डेट को लेकर काफ़ी चौकन्ना रहता है और वो डेट से ही ज़्यादातर सवाल पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। एक और जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्लासी का युद्ध, ये प्लासी किस नदी के किनारे, तो वो हमें लिखना होगा कि स्टेट पीसीएस का ये काफ़ी चहेता क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो वो नदी है भागीरथी नदी के किनारे प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। और डेट क्या है, तो वो डेट है 23 जून 1757। अब स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि प्लासी ही क्यों सेलेक्ट किया गया, लेकिन जब हम यूपीएससी के मेंस को के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि आखिर प्लासी ये क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट, क्या था इसमें खासियत,
ये इम्पोर्टेंट प्लेस क्यों था, जिसके लिए प्लासी को सेलेक्ट किया गया कि प्लासी के युद्ध पे। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे नज़र डाल लेते हैं। और बैकग्राउंड क्या कहता है, बैकग्राउंड ये कहता है थोड़ा सा पृष्ठभूमि कि मुर्शीद कुली खां को कलकत्ता का मुर्शीद कुली खां कलकत्ता को स्थापित करता है। मुर्शीद कुली खां बंगाल कलकत्ता को स्थापित करने में उसका महत्वपूर्ण योगदान है मुर्शीद कुली खां का। तो स्टेट पीसीएस का यहाँ से एक और सवाल मिल गया कि कलकत्ता का, अगर हम यहाँ पे लिखे कि कलकत्ता का फाउंडर कौन, तो वहाँ पे लिखना होगा, हमें ऑप्शन देना होगा मुर्शीद कुली खां। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कलकत्ता को इसे स्थापित करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान माना जाता है मुर्शीद कुली खां को। इसके आगे हम फिर देखेंगे कि अली वर्दी खां एक नाम है, अली वर्दी खां, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या इम्पोर्टेंट है, वो है सिराजुद्दौला। क्योंकि इस सब के पीछे जो बंगाल का नवाब है, वो बंगाल का नवाब कौन है, सिराजुद्दौला। इसको हम यहाँ पे लिख ले सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला क्यों, क्योंकि यही वो जब ब्रिटिशर्स से लड़ाई होती है तो उस समय में बंगाल का नवाब 1757 में कौन था, तो 1757 में जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्यों प्लासी में हुआ, क्या हुआ। तो जब 1601 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, कब आती है, 1601 में आती है। उसके बाद विलियम हॉकिंस आते हैं, थॉमस रो, जहांगीर के कोर्ट में थॉमस रो आते हैं, और इस तरीक़ा से धीरे धीरे वो ट्रेड के लिए कहीं ना कहीं मुग़ल साइड से वो परमिशन ग्रांट कर लेती है कि हाँ हमें ट्रेड करने दीजिए, भारत में ट्रेड करने दीजिए, हम ट्रेड के दृष्टि। उस समय उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था, उनका कोई ऐसा सोच नहीं था जो ये दिखाता था कि वो पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरी चाहते हैं, मतलब भारतीय भूमि पर कोई पॉलिटिकल कंट्रोल, कोई राजनीतिक दबदबा, ऐसा उनका कोई सोच नहीं था। वो जस्ट एक जहांगीर से ट्राई करते हैं कि हाँ हमें ट्रेड करने दीजिए, भारत में हम ट्रेड करना चाहते हैं जैसे हम अन्य कंट्री के साथ करना चाहते थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्या देख लेते हैं कि क्या होता है। वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा सा हम क्या इसमें देखते हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे थोड़ा सा हम भारत का एक नक्शा थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं, साउथ इंडिया को, साउथ इंडिया ड्रॉ कर लेते हैं। और साउथ इंडिया में क्या देखने को हमें मिलता है, तो ये साइड यहाँ पे कार्नेटिक कलर है, दो कार्नेटिक 1757 तक दो कार्नेटिक वार हो चुके होते हैं। यहाँ पे कार्नेटिक वार, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कार्नेटिक, दो कार्नेटिक वार्स हो चुके होते हैं, तो एक ब्रिटिशर्स को थोड़ा सा ये सोचने को मिल जाता है कि हाँ अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के और थोड़ा सा अपना आधिपत्य बढ़ाएं। और वो धीरे धीरे वो फोर्टिफिकेशन, उनका जो फोर्ट था वो किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं। और किलेबंदी करने का क्या परिणाम निकलता है वो आगे हम देखेंगे कि ये बंगाल के साइड में, ये पूरा बंगाल का साइड था, बंगाल के साइड में वो फोर्टिफिकेशन स्थापित कर देते हैं। और वो स्पेशली जिस फोर्ट को लेकर लड़ाई होती है वो फोर्ट विलियम कॉलेज का जब फोर्टिफिकेशन किलाबंदी शुरू हो जाता है तो सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था, इसीलिए नहीं पसंद था क्योंकि उन्होंने 1717 में क्या होता है कि फारूक सियार जो उस समय का मुग़ल किंग था, उसने क्या करता है कि वो एक फरमान दे देता है, वो दस्तक दे देता है ड्यूटी फ्री ट्रेड। ड्यूटी मतलब उन्हें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उन्हें ड्यूटी नहीं लगेगा, वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि 1717 में ऐसे ही पूछ सकता है कि उन्हें फरमान ड्यूटी फ्री ट्रेड, कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड उन्हें कब मिला, 1717 में मिला, 1770 में दिया कौन, तो फारूक सियार। और उस समय का वो कौन था, वो लेटर मुगल्स का राजा है। वो लेटर मुगल्स में हमें पढ़ने को मिलेगा कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम गद्दी पे आता है, उसके बाद जहांगीर शाह आता है और उसके बाद फारूक सियार आता है। फारूक सियार का जो समय है वो 1713 से लेके 1719 तक का है, 1713 से 1719 तक का फारूक सियार का है। और उसी ने 1717 में ड्यूटी फ्री ट्रेड, कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल वो
दे देता है किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें कोई ड्यूटी टैक्स उन्हें नहीं देना होगा, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा, मतलब वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, दूसरी तरफ देखने को क्या मिलता है कि जो इंडियन साइड से थे, जो इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, जो इंडियन साइड से जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड कर रहे थे, उन्हें तो ड्यूटी देना पड़ता था, और वहीं दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे ड्यूटी नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब रिवेन्यू लॉस और रिवेन्यू लॉस इस ये दिखाता है, क्या दिखाता है कि वो जो बंगाल था, बंगाल जाना ही जाता था। बंगाल क्यों जाना जाता था? तो बंगाल जाना जाता था क्योंकि हैवी रिवेन्यू के कारण, बहुत रिवेन्यू वहाँ होता था। क्यों? क्योंकि बंगाल एक क्या है वहाँ पे मेन इसका उस समय में कलकत्ता, जिसे कोलकाता भी कहा जाता है, कलकत्ता, यहाँ पे हैवी रिवेन्यू होता था। रिवरीन पोर्ट, यहाँ से यहाँ पे हम कह देते हैं रिवरीन पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट भी था, बंदरगाह भी, यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता था। तो इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवेन्यू के। तो अगर कस्टम ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब दिखा रहा है कि लॉस ऑफ रिवेन्यू, ठीक है। और किसको? तो बंगाल के नवाब को क्या हो रहा है? लॉस ऑफ रिवेन्यू। तो ये देखता है, दो चीज़ देखता है सिराजुद्दौला का, जो सबसे दो महत्वपूर्ण है वो पहला ये है, पहला वो देखता है कि बहुत ज़्यादा ड्यूटी लॉस टैक्स लॉस, बहुत ज़्यादा टैक्स लॉस हो रहा है, रिवेन्यू का लॉस हो रहा है। और दूसरा ये देख रहा है कि उसका ये सोच क्या था कि वो देखता है कि धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफेयर करने लगते हैं लोकल पॉलिटिक्स में। बंगाल का जो लोकल पॉलिटिकल पावर था उसमें धीरे धीरे इंटरफेयर करने लगते हैं। तो ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। और उस समय एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्या कि हम पहले भी बात कर चुके हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं कि फोर्ट विलियम को जब फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करना शुरू कर देते हैं, क्या किलेबंदी करना जब शुरू कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं होता है और सिराजुद्दौला अटैक कर देता है। कहाँ अटैक करता है? फोर्ट विलियम पे। और फोर्ट विलियम पे अटैक करने के बाद इसको अपने अंदर में ले लेता है, इसको सीज कर लेता है, ठीक है। और सीज करता है तो टोटल कितने लोग? 146 लोग, 146 लोग को उसमें बंद कर देता है। और इस 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसे ही इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया है। कलकत्ता बंगाल का ब्लैक होल ट्रेजेडी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसी को कहा गया है वेस्ट बंगाल में ब्लैक होल ट्रेजेडी किसको कहा गया है? तो यही जब फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला कब्जा कर लेता है और वहाँ के 146 लोगों को एक छोटे से हॉल में बंद कर देता है और अगले सुबह जाके क्या देखता है कि उस 146 में से 123 लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है और कुछ ही लोग बचे होते हैं। तो इसे ही ब्लैक होल। तो इसके बाद एक वहाँ के जो बचे लोग थे वो जाते हैं और कहीं ना कहीं एक मैसेज भेजते हैं, किसको? तो अब एंट्री होगा रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव को मैसेज भेजते हैं। उस समय में वो बंगाल में नहीं था, वो मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव उस समय में कहाँ था? तो यहाँ से एक नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या नाम इंपॉर्टेंट है? रॉबर्ट क्लाइव। उस समय में कहाँ था? तो उस समय में वो मद्रास में था। इसे सूचना दी जाती है और ये दल बल के साथ ये कहाँ अटैक कर देता है? तो ये कलकत्ता को जो है उस पे, ये पोर्ट पे ये अटैक कर देता है, ठीक है। और अटैक करने के बाद सिराजुद्दौला वो डिफेंड नहीं कर पाता है और सिराजुद्दौला की हार होती है। और सिराजुद्दौला की हार होती है और एक ट्रीटी, एक संधि साइन होती है, जिस संधि को कहा जाता है अलीनगर की संधि। इंग्लिश में हम उसे बोले तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर किसके बीच साइन होती है? तो वो सिराजुद्दौला के बीच साइन होती है और एक साइड कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। ट्रीटी, इसको हम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस आप जान लीजिए कि हाँ एक पॉइंट है, क्या है कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किसके बीच होती है? ठीक है, कब है? तो प्लासी से जस्ट समय पहले, कुछ समय पहले 1756 में 1756 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब? थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम फिर आगे को देखते हैं कि अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद क्यों प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध के बाद थोड़ा सा हम नज़र देंगे, किस पे नज़र देंगे? बैटल ऑफ बक्सर पे। हालांकि इसको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है,
हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्लासी का युद्ध हो चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम हम हर एक पॉइंट को तो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट, जो कि लेकिन जो मेजर पॉइंट है हम उसको डिस्कस करते चलते हैं। तो हम क्या देखें कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, अलीनगर कब होता है? 1756 में। किसके होता है? एक समय में एक साइड कौन रहता है? एक साइड रहता है सिराज उद दौला, और दूसरे साइड में कौन है? हम डायरेक्ट लिख देते हैं और किसी का नाम नहीं। एक साइड सिराज उद दौला और दूसरे साइड हम लिख देते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, सिराज उद दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। इसके आगे हम देखते हैं कि कुछ ही समय बाद 1757 में वो सिराजुद्दौला वो बैठने वाला नहीं था, वो चाहता है कि फिर से हम अपना एक रिक्लेम करें, हम जो लॉस हुआ है, जो पावर लॉस हुआ उसको रिक्लेम करने के लिए अगेन सिराजुद्दौला। कब? तो यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी हम बताए हैं कि 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लासी, किस नदी के किनारे? तो भागीरथी नदी के किनारे प्लासी, और इसमें किसकी? तो सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है। अब एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि ये अटैक जो प्लासी पे अटैक होता है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? तो इसमें एक आता है पपेट नवाब का, और पपेट नवाब किसको बनाया जाता है? मीर जाफ़र को। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पपेट नवाब किसको बनाया जाता है? मीर जाफ़र को, ठीक है। और मीर जाफ़र कौन था? तो ये और कोई नहीं, सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर था, ठीक है, सिराजुद्दौला का। और ये धोखा देता है, किसको धोखा देता है? तो ये धोखा विश्वासघात करता है किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव इसको ब्राइब देता है, इसको घूस देता है कि ठीक है तुम हमको साथ दो, ठीक है, और तुमको हम बंगाल के नवाब के गद्दी पर बैठाएंगे। तो ये मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के एगेंस्ट जाके रॉबर्ट क्लाइव को हेल्प करके सिराजुद्दौला को हराने में इम्पोर्टेंट करता है। और कुछ और थे जो इनके कोर्ट नोबेल्स थे, सिराजुद्दौला के कौन थे? कोर्ट नोबेल्स थे जो धोखा देते हैं। एक तो हमने देख लिया कि धोखा देने में कौन है, तो वो और कोई नहीं, जो मिलिट्री का कमांडर था, कमांडर इन चीफ था, वो कौन था? मीर जाफ़र ही था। मीर जाफ़र धोखा देता है, क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव चंद कुछ ब्राइब के कारण वो सपोर्ट कर देता है रॉबर्ट क्लाइव को और सिराजुद्दौला की। तो हम देखते हैं कि वो धोखा कौन कौन देता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि धोखा दिया किसको? सिराजुद्दौला को। तो वो दिया, यहाँ पे हम सबसे पहला नाम जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट किसका है? मीर जाफ़र का है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मीर जाफ़र, ये सेना का, ठीक है, सेना का था। दूसरा जो है वो कौन है? तो वो मानिक चंद है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मानिक चंद, ठीक है। जो तीसरा है ये जगत सेठ, और जगत सेठ कौन थे? तो उस समय में बैंकर, काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी उस समय बैंकर जगत सेठ। तो ये तीनों क्या करते हैं? तो ये तीनों जो हैं सो वो सिराजुद्दौला को धोखा देते हैं, ठीक है। तो और इस तरीक़ा से प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है, और इसके बाद मीर जाफ़र को जो रॉबर्ट क्लाइव की सहायता करता है, इसे बंगाल के नवाब पे बैठा दिया जाता है। हालांकि ये बंगाल का नवाब बन तो गया, लेकिन आपको कन्फर्म रहना है कि ये मात्र एक पपेट नवाब था, एक कठपुतली, हम रिमोट कंट्रोल कह सकते हैं। रिमोट कंट्रोल किसके पास में था? रॉबर्ट क्लाइव के पास में था। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया। मीर जाफ़र को हम देख लिए कि मीर जाफ़र कब से कब तक रहता है। तो मीर जाफ़र को 1757 में तो हम देख लिए कि 1757 में प्लासी का युद्ध, और 1757 में देख लिए कि प्लासी का युद्ध हुआ। तो 1757 से लेके 60 तक, 1757 से 60 तक कौन रहा? ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ पपेट नवाब, ठीक है। कहाँ का? तो
बंगाल का। कब तक? तो टिल 1765, 1765 तक। ठीक है, हम देख लेते हैं कौन कौन। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है मीर जाफ़र, ये कब से? 1757 से 60। दूसरा हम देख लेते हैं कि मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को कब से? 1760 से 63। और जो आगे है वो है मीर जाफ़र। अगेन इसको फिर से कब से? तो 65 से लेके 1763 से लेके और 65 तक। ठीक है, 1763 से लेके और 65 तक हम देख लिए कि मीर जाफ़र 1757 से 60 तक। इसके बाद इसे भी एहसास होने लगता है, ये मीर जाफ़र जो है इसे एहसास होने लगता है कि बहुत ज़्यादा रिवेन्यू का लॉस हो रहा है, टैक्स ना देकर ब्रिटिश जो है सो बहुत ज़्यादा रिवेन्यू का लॉस कर रहे हैं, तो ये मना करने लगता है। तो ऐसा देख के ब्रिटिशर्स को ये एहसास होने लगता है कि अच्छा ये तो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, इसे हम हटाते हैं। और जो मीर कासिम को फिर से वही वादा करता है कि हम तुमको बनाएंगे, ठीक है, नवाब देंगे, बंगाल का गद्दी देंगे, और मीर कासिम को अगेंस्ट कर जाता है अगेन फिर से लेकिन फिर मीर कासिम वही देखता है कि इतना, हालांकि मीर कासिम एक बेटर, हम कहे तो एक बेटर के रूप में वहाँ अपने आप को स्थापित करना चाहता था। और उस समय के दृष्टिकोण से देखें तो मीर कासिम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर भी था। ठीक है, तो मीर कासिम को दिया जाता है 1760 से 63 तक, 3 साल तक वो करता है। हालांकि फिर उससे भी हटा के मीर जाफ़र को फिर दोबारा से गद्दी पे लाया जाता है 1763 से लेकर 1765 तक। और यही 63 से 65 के बीच में जो आता है वो क्या आता है? वो आता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध हम कल के वीडियो क्लास में हम बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बक्सर का युद्ध क्या है इसमें। तो जब 1763 में मीर कासिम को हटा के, एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है। वो क्या नोट कर लेना है कि उस समय में बंगाल का कैपिटल क्या था? तो पहले क्या था? पहले था ढाका। ठीक है, लेकिन ढाका से फिर लाता है मुर्शिदाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद। ठीक है, और मुर्शिदाबाद से फिर लाता है कहाँ? मुंगेर। कहाँ पे लाता है? मुंगेर। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मुर्शिदाबाद से कैपिटल मुंगेर को कौन शिफ्ट करता है? तो ये है मीर कासिम। मीर कासिम ही है, वो कौन है? मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल ट्रांसफ़र करता है। कब करता है? 1763 में करता है। क्यों करता है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इसीलिए करता है ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस है उसके रडार से थोड़ा सा बाहर चला जाए, उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वहाँ तक नहीं रहे, यही एक कारण था। इसमें और कुछ देखने को है नहीं। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कैपिटल कौन करता है? तो मीर कासिम करता है। ठीक है, और इसके बाद मीर कासिम हम देख ही चुके हैं कि मीर कासिम को 1763 में हटा दिया जाता है, तो ये अवध चला जाता है। कहाँ? और अवध का उस समय में जो रूलर था वो कौन था? तो अवध का रूलर था शुजा-उद-दौला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो सिराज-उद-दौला था। प्लासी का लड़ाई में सिराज-उद-दौला था, वो बंगाल का नवाब था। ये शुजा-उद-दौला है। ठीक है, ये शुजा-उद-दौला है। और ये कहाँ का है? तो ये अवध का रूलर है। कहाँ का रूलर है? तो ये अवध का रूलर है। ठीक है, शुजा-उद-दौला। और उस समय में जो मुग़ल किंग वो कौन है? वो है शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों का एक एलाई बनता है। ठीक है, एक ग्रुप बनता है। और वो तीनों एगेंस्ट कौन उस समय में? तो उस समय में एगेंस्ट हेक्टर मुनरो। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में कौन? तो बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जब हम बात करें बैटल ऑफ बक्सर में कौन? बक्सर होता कब है? थोड़ा समझे, कल इसमें हम इन डिटेल हम चर्चा करेंगे, बक्सर पे भी काफ़ी हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1764 को। कौन है? हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो। और वो उधर कौन कौन है? तो वो जो सबसा है वो पहला हम देख लेते हैं कौन? तो वो तो मीर कासिम हम देख ही लिए कि मीर कासिम को हटा दिया जाता है गद्दी पर से। और वो कहाँ चला जाता है मीर कासिम? तो वो चला जाता है कहाँ? शुजा-उद-दौला के पास। शुजा-उद-दौला कौन है? तो वो अवध का रूलर है। ठीक है, और उसको सपोर्ट कौन करता है? तो उसको सपोर्ट करता है मुग़ल किंग। और उस समय मुग़ल किंग कौन थे? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो इस सब को हम
कल इन डिटेल चर्चा करेंगे। और इस तरीक़ा से हमारा जो अब तक जो एक थोड़ा सा बैकलॉग हो गया था उसको हम पूरा करेंगे। किसी कारणवश हमारा क्लास नहीं हो पाया था, इसको हम प्रयास करेंगे कि हाँ आगे इसको हम कैरी फॉरवर्ड करते चलें और आपको बेहतर जानकारी दे सके कि क्यों हमारा जो इतिहास है वो इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें सिर्फ इतिहास जो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी इसी के लिए हमें इतिहास पढ़ना भी है, ताकि मालूम चल सके कि समय बदलने के साथ किस तरीक़ा से पावर का गेन होता है और पावर का लॉस होता है। तो इतना के साथ हम आज देख लिए हैं और कल इसके आगे फिर हम बैटल ऑफ बक्सर और उसके आगे फिर फॉरवर्ड कंटिन्यू करेंगे।